मैं जहाँ नौकरी करता था उस होटल में एक खुफिया कमरा था। खुफिया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जैसे लोगों का वहाँ पर जाना मना था। अगर हम गलती से वहाँ चले भी जाते तो हमें कोई न कोई बंदा वहाँ से वापस आने का इशारा करता और दूसरी बार वहाँ जाने से सख्ती से मना कर दिया जाता। इस बात से हमें कोई ऐतराज नहीं था क्योंकि हमारा काम तो होटल में ड्यूटी देना था। मगर फिर भी एक शख्स इंसान के दिमाग में उभरता है। आज भी रोज की तरह मैंने देखा कि वेटर अमित उसी कमरे की तरफ जा रहा है। मेरा दिल किया कि मैं उसका पीछा करूं, उसके साथ जाकर देखूं कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि वहां पर आम वेटर्स का जाना मना है। यही सोचकर मैं अमित के पीछे हो लिया। वो ऑर्डर के मुताबिक उसी कमरे की तरफ रुख किए आगे बढ़ा जा रहा था। मैं उसके पीछे पीछे उसके नक्शे कदम पर चलते आगे बढ़ रहा था। तभी उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा और सख्त नजरों से मुझे घूर कर बोला, अपनी जान के दुश्मन क्यों बने हो? इस कमरे में कुछ ही लोगों को जाने की इजाजत है। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ, वरना मुझ पर भी इल्जाम आएगा कि मैं तुम्हें अपने साथ वहाँ लेकर जा रहा था। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। वैसे भी मेरा इस कमरे से कोई वास्ता नहीं था। मैं वापस आ गया। काउंटर पर बैठा मैं यही सोच रहा था कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या होता है। तभी बाहर आकर एक खूबसूरत काली सी कार रुकी। मेरी नजरें कार की तरफ ही टिक गई क्योंकि ये कार बहुत ही खूबसूरत थी। कार का दरवाजा खुला और एक लड़की बड़ी शान से चलती हुई होटल के अंदर दाखिल हो गई। मैं लड़की की खूबसूरती देखकर हैरान रह गया था। वो बेइंतहा खूबसूरत लड़की थी और उसके चेहरे पर कोई दाग न था, मानो वो बेदाग चांद थी। मैं उस पर नजरें जमाए बैठा ही था कि एक ग्राहक का ऑर्डर आया। मैं ऑर्डर लेने लगा, तभी वो लड़की उसी कमरे की तरफ जाती दिखाई दी। मेरा दिल बुझ सा गया। पास बैठे दोस्त से मैंने कान में आहिस्ता से कहा, ये लड़की इस कमरे की तरफ जा रही है जहाँ हमारा जाना मना है। तुम क्या कहते हो? ये लड़की यहाँ क्यों आई है? मेरी बात पर अमित सोच में पड़ गया। यार, तुम आजकल की लड़की को जानते नहीं हो। पैसे और मतलब की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। ये लड़की भी उन्हीं लड़कियों में से एक होगी। वैसे भी तुमने इस लड़की को पहली बार देखा होगा, लेकिन मैं हर रोज इस कमरे में एक लड़की को जाते देखता हूँ। पता नहीं कहाँ जाती है, क्या करती है। फिर मैं उस लड़की का इंतजार करने लगा जो उस कमरे में गई थी। उसके वापस आने पर उसका दीदार हो जाना मेरे लिए खुशकिस्मती से कम नहीं था। तभी मैंने उसी दिन ओवर टाइम ड्यूटी भी कर ली। मैं चाहता था कि किसी तरह इस लड़की का हसीन चेहरा देखने को मिल जाए, मगर दिन से शाम और शाम से रात हो गई और वो लड़की दोबारा नजर नहीं आई। वो लड़की मेरे लिए किसी हसीन ख्वाब से कम नहीं थी। तभी तो उसका इंतजार करने लगा, मगर उसको नहीं आना था और वो नहीं आई। यहाँ तक कि दिन से शाम और शाम से रात हो गई। मेरे साथी अमित को भी मेरे दिल की हालत का अंदाजा था। कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम उसी लड़की का इंतजार कर रहे हो, मगर तुम क्या ये भी जानते हो कि वहाँ जो लड़की एक बार चली जाए उस कमरे से वापस नहीं आती। उसका इंतजार करना बेकार है। अमित की बात सुनकर मैं मायूस हो गया, मगर मेरे दिल में एक उम्मीद थी कि वो मुझे एक दिन जरूर मिलेगी। मैं सोचने लगा कि शायद वो दूसरे दरवाजे से कहीं चली गई होगी और कल दोबारा अपने किसी काम से वापस आ जाए। हमारे इलाके में ज्यादातर लोग घूमने के लिए आते थे, जिनमें ज्यादातर बाहर मुल्क के जोड़े शामिल होते थे। मैं कल का इंतजार करने लगा, शायद वो कोई गैर मुल्क की हसीना हो। यही सोचकर मेरी उम्मीद बढ़ गई थी। ठीक उसी समय दिन के 12 बजे एक काली कार आकर होटल के मेन दरवाजे के आगे रुकी। मेरी तो खुशी की इंतहा ना रही थी क्योंकि उस कार में से उसी काठ की एक लड़की निकली थी। मैं समझ गया कि ये वही लड़की है, मगर ये क्या, उसने तो अपना चेहरा ढक रखा था। वो काले बुरखे में छुपी हुई थी और उसने सर पर भी कुछ कपड़ा पहन रखा था, जिसकी वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख सका। मगर दिल में यही खुशी बहुत थी कि ये लड़की कहीं नहीं गई, बल्कि इसी होटल में दोबारा आई है। मैंने अमित को भी उसकी तरफ देखने को कहा। वो कहने लगा कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, ये कोई और लड़की भी हो सकती है। उसने तो अपना चेहरा भी ढक कर रखा है और तुम इस होटल में आने वाली लड़कियों पर अपना दिल मत ले आना। यहाँ तो आवारा और अय्याश लड़कियाँ आती हैं। तुम तो एक शरीफ घराने के लड़के हो। अमित की बातें मेरा दिल काटती थी, मगर वो सही कहता था। भला एक होटल के कमरे में एक अकेली लड़की का क्या काम? मगर मर्द तो दिल लगी के लिए रंगो नस्ल नहीं देखता, वो बस औरत को एक पुरकशिश वजूद की तरह देखता है। मैं भी आज उस हसीना का दीदार करना चाहता था। जब वो अंदर की तरफ जाने लगी तो मैंने उसका पीछा किया। पता नहीं क्या था जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। अमित ने मुझे मना भी किया कि अगर तुम्हें मालिक के उस खास वेटर ने देख लिया तो वो तुम्हें अच्छी खासी डांट सुनाएगा।
क्योंकि गाड़ी से निकलने वाली लड़कियों को उस लड़के के साथ अमित ही अंदर कमरे तक लेकर जाता था। पर उस दिन मुझसे सब्र नहीं हुआ, मैं उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़ा। बात सुनिए, मैंने उससे बात करने की कोशिश की, मगर उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। उसका बुर्का उसके कदमों में आ रहा था और वो बहुत परेशान और नर्वस लग रही थी। लगता था कि उसे मेरा बुलाना अच्छा नहीं लगा, मगर वो वही लड़की थी। मेरा दिल कह रहा था। तभी आगे बढ़कर मैंने उसका रास्ता रोक लिया, मगर ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये वो लड़की नहीं थी, बल्कि मेरी अपनी सगी बहन थी। तुम यहाँ कैसे आई? मैंने उससे हैरत से पूछा। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसी वक्त वहाँ मालिक का खास वेटर आ टपका और मुझे गुस्से भरी निगाहों से देखकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मालिक को तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा। लगता है आजकल तुम इस कमरे के आसपास ज्यादा ही मंडराने लगे हो, तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। उसने मुझे तेवर दिखाए, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी अपनी सगी बहन आज उस कमरे में जा रही थी और मुझसे सब्र नहीं हो रहा था कि मैं उसे इस कमरे से खींचकर बाहर ले आऊं। इस कमरे में आज तक जो लड़की गई थी अमित को छोड़ करके, वो वापस नहीं आई थी, मगर मैं किसी को बता भी नहीं सकता था कि मेरी बहन इस होटल के उस खुफिया कमरे में गई है। आखिर ये मेरी इज्जत का सवाल था। मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकता था। मैं इसकी बात पर सर झुकाकर वहां से चला आया, क्योंकि उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड भी वहीं खड़ा मुझे देख रहा था। होटल की इतनी बड़ी मैनेजमेंट से पंगा लेना मेरे बस की बात नहीं थी। फिर मैं खामोश होकर काउंटर पर वापस अमित के पास आकर बैठ गया। हो गया दीदार भाभी का? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। नहीं यार, एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। मैंने अमित को सारी कहानी बताने का फैसला किया, क्योंकि अमित को बताए बगैर बहन को बचाने का कोई चारा भी नहीं था। उसे बताए बगैर मैं अपनी बहन की मदद नहीं कर सकता था। एक यही था जो मेरी मदद कर सकता था। वो कमरा जहाँ मेरी बहन गई थी, उसके बारे में किसी भी वेटर की अच्छी राय नहीं थी। मेरा तो दिल कांप रहा था। मेरे माथे पर एक तनाव सा था। मैं अपनी बहन के बारे में सोच सोच कर ही कांप रहा था कि आखिर मेरी बहन के साथ उस बंद कमरे में क्या हो रहा होगा। थोड़ी देर के बाद अमित ने मालिक के उस खास वेटर से ना जाने क्या बात कही कि उसे रहम आ गया। शायद वो भी बहन बेटियों वाला था, इसलिए वो मेरी मजबूरी समझ गया था। मगर हम सब यहाँ वेटर थे, एक हद से ज्यादा एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते थे। उसने मुझे इजाजत तो दे दी थी, मगर सिर्फ और सिर्फ मेरे अपने रिस्क पर। मैं फौरन उस कमरे की तरफ बढ़ा। मेरे ख्याल से तो उस कमरे को अंदर से बंद होना चाहिए था, मगर मैंने जैसे ही चाबी घुमाई तो देखा कि कमरे का दरवाजा आसानी से खुल गया। लेकिन धड़कते दिल के साथ जैसे ही मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो कमरे को एकदम खाली पाया। कमरे में मौजूद मखमली पर्दे सर सर कर रहे थे और इस कमरे में किसी तरह की कोई हरकत नहीं थी। मुझे बहुत अजीब सा लगा। अभी तो मेरी बहन इस कमरे में दाखिल हुई थी, अभी के अभी वो कहाँ चली गई? यही सोच सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। साथ ही लगे अटैच बाथरूम को भी अच्छी तरह देख लिया। बेड के नीचे भी झांक कर देखा, अलमारियों तक को खंगाल डाला, मगर मेरी बहन कहीं नहीं थी। होती तो मिलती। परेशानी की वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इतने में बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ये वही लड़का था जो मुझे बाहर आने का इशारा कर रहा था। मजबूरन मैं फौरन उस कमरे से बाहर निकला। बाहर निकलते ही मैंने उस लड़के से पूछा, तुम इस कमरे में क्या करने आते थे? ये कमरा तो खाली है, उसमें तो कोई नहीं है। मैं तो यहाँ शरबत देने आता था। 2 गिलास शरबत के मुझे दिए जाते थे, वही इस कमरे में पहुँचाने आता था। एक औरत मुझसे वो गिलास ले लेती है, इसके बाद मैं वापस आ जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या होता है। इसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी बहन आखिर इस कमरे से गई कहाँ। उससे पहले कि हम वहाँ से अपने कदम हटाते, मुझे कमरे की कालीन में कुछ हरकत सी महसूस हुई। मैं अंदर जाने ही लगा था कि उस लड़के ने मुझे खबरदार कर दिया और फिर एकदम कमरे की बिजली बंद हो गई। हमें वहाँ से वापस आना पड़ा। ये जगह खतरनाक थी, यहाँ जाना आसान बात नहीं थी, मगर ये लड़का मेरी मजबूरी समझता था। तब उसने एक सिक्योरिटी गार्ड को, जो उसका दोस्त था, उसने उसे सारी बात समझाई। वो सिक्योरिटी गार्ड एक बुजुर्ग आदमी था। वो भी हमारी मजबूरी तकरीबन समझ ही गया था। उसने भी जब मेरी बहन के बारे में जाना तो वो भी मेरी मदद के लिए तैयार हो गया। बोला कि मैं तुम्हें जाने की परमिशन तो दे दूंगा, तुम उस कमरे में जाकर जो चाहो करो, अच्छी तरह अपनी तसल्ली कर लो। मगर इस कमरे में आज तक जो भी लड़की गई है वो दोबारा कभी बाहर नहीं आई। उस कमरे में अजीब तरह की बातें मशहूर हैं, लेकिन अगर तुम्हारे मुताबिक वो कमरा खाली था तो इस बात का यकीन खुद भी कर लो, हो सकता है तुम्हारी बहन किसी दूसरे कमरे में गई हो। चाचा की बात सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैं खामोश रहा। मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा था। वो कभी माँ बाप की इज्जत पर आंच नहीं आने दे सकती थी।
मगर उसकी इस हरकत ने मुझे अपने दोस्तों के सामने भी शर्मिंदा कर दिया था। बहरहाल वो मेरी बहन थी, मैं उसे यूं फेंक नहीं सकता था। मेरी मम्मी पापा उसके घर से गायब होने पर परेशान थे। वो तो थाने तक जाना चाहते थे, मगर मैंने उन्हें तसल्ली दे दी और कहा कि मैं अपनी बहन को खुद तलाश करके अपने घर तक ले आऊंगा। उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पापा को तो कुछ कुछ मैंने समझा भी दिया था कि मेरे होटल में ऐसे लोग हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन माँ बाप कहाँ चैन से बैठने वाले थे। बहरहाल मैं उस बूढ़े अंकल की मदद से उस दरवाजे तक पहुँचने में दोबारा कामयाब हो गया, जिससे मेरी बहन अंदर गई थी। मुझे यकीन था कि उस कालीन के नीचे जरूर ऐसी कोई चीज होगी जिसमें मेरी बहन की गुमशुदगी का राज छुपा है। मैं ऊपर वाले का नाम लेकर उस कमरे के अंदर दाखिल हो गया और फिर मैंने कमरे को अच्छी तरह चेक करने के बाद कमरे में पड़ा मोटा कालीन एक तरफ सरकाया। मैंने देखा बीच में पड़े कालीन पर एक टुकड़ा था जिसे आसानी से उठाया जा सकता था। टुकड़ा हटाने के बाद अंदर बने एक लोहे के दरवाजे पर मेरी नजर पड़ी तो मैंने उसे अपने दोनों हाथों से आहिस्ता से उठाकर दूसरी तरफ रखा और फिर नीचे बनी सीढ़ियों पर कदम रख दिया। मैं जान गया था कि होटल के इस कमरे में किसी तहखाने का रास्ता है। मैंने जल्दी से उस तहखाने में उतरने का फैसला किया, क्योंकि मैं जल्द से जल्द हकीकत तक पहुंचना चाहता था। और फिर अंदर जाते ही मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखते ही मेरे होश उड़ गए। अंदर जैसे एक पूरी दुनिया आबाद थी। हर तरफ खूबसूरत कमरे बने हुए थे और टाइलों की ऐसी चमक थी, मेरी आंखें हैरान हो रही थी। लगता था कि यहाँ पर मौजूद लोग दूसरी ही दुनिया के रहने वाले हैं। हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती थी। पूल के पास बैठी लड़कियां बेहद हसीन लग रही थी। लड़कियों की तादाद कोई तकरीबन 10-12 के करीब होगी, जबकि अमित के मुताबिक यहाँ तक 50 लड़कियां आकर होटल के कमरे में गायब हुई थी। मुझे अपनी बहन को ढूंढना था, मगर अभी मैं हैरान परेशान खड़ा उस महल जैसे तहखाने को देख रहा था कि मुझे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। और इससे पहले कि मैं पीछे मुड़कर देखता, किसी ने मेरे सर पर दबाव डाला। कोई चीज मेरे सर पर मारी गई और फिर मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो कई घंटे गुजर चुके थे, मगर मेरी खुशकिस्मती कि मैंने अपने सामने उसी सिक्योरिटी गार्ड को पाया जिससे कुछ देर पहले ही मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ हूँ। उसने बड़ी मुश्किल से बताया कि मैं होटल के तहखाने में कैद हूँ, जहाँ आते हुए तुम सिक्योरिटी की नजर में आ गए थे। मगर उस बूढ़े गार्ड ने न जाने कैसे सिक्योरिटी से बातचीत करके मुझ तक पहुंचकर मुझे बचाया, मेरा ख्याल रखा और मुझे होश में लाने की कोशिश की। मैं उनका शुक्रगुजार था, मगर उनकी परेशानी मुझे साफ नजर आ रही थी। बेटा जल्दी करो, तुम्हें यहाँ से जल्द जाना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुश्किल से आया हूँ। ना सिर्फ मेरी जान बल्कि मेरी नौकरी को भी खतरा है। बेटा तुम अपनी बहन के पीछे यहाँ तक आए हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की है, वरना यहाँ तक आने वाली लड़कियों को एक अच्छी लड़की समझने की गलती मत करना। मैं इस खेल से वाकिफ तो था, मगर ये नहीं जानता था कि यहाँ पर कोई तहखाना बनाया गया है जहाँ पर इन सब लड़कियों को कैद किया जाता है और यहाँ का मालिक इन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। मैं तो तुम्हारी बहन को पहचानता भी नहीं हूँ। तुम्हें खुद उन लड़कियों में से अपनी बहन को तलाश करना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊंगा जिससे होते हुए तुम इस तहखाने से बाहर निकल जाओगे। मगर ध्यान रहे, कोई चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना। सिर्फ अपनी बहन को यहाँ से लेकर जाना, कोई चीज उठाना मत और ना ही किसी से कोई फालतू की बातें करना। मैं तुम्हारे लिए सब इंतजाम कर दूंगा। जल्दी से जाकर अपनी बहन को पहचानो। मैं बूढ़े अंकल की बात सुनने के बाद वहाँ से उठा और उठकर दूसरे कमरे में आ गया जो खुले हॉल जैसा था। मेरी नजर उसी लड़की पर पड़ी जो मासूम सी सूरत बनाए उन सब लड़कियों में अलग ही नजर आ रही थी। मुझे जल्दी से अपनी बहन को तलाश करना था, मगर मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी। मेरी बहन कहीं अंदर वाले कमरे से भागती हुई आकर जोर से मुझसे लिपटी और रोने लगी। अपनी बहन को ऐसी हालत में देखकर मेरा सर शर्म से झुक गया और बिना किसी बातचीत के मैं उसे वहाँ से बाहर ले आया। बूढ़े गार्ड के बताए हुए रास्ते से मैं वहाँ से निकल गया। उस लड़की का ख्याल मुझे अभी भी सता रहा था। मैं उसे भी इस नर्क से निकालना चाहता था। सच पूछो तो मेरी पहली नजर उसी पर पड़ी थी, मगर मुझे अपनी बहन की इज्जत प्यारी थी, इसलिए सबसे पहले मैं अपनी बहन को ही वहाँ से बाहर लाया। मेरी बहन मुझसे माफी मांगने लगी। मैंने उसकी किसी बात पर कोई खास ध्यान न दिया, बस उसे जल्दी से गाड़ी में बैठाकर घर ले आया। घर आकर मैंने उसे गाड़ी से घसीटते हुए बाहर निकाला और माँ बाप के सामने किसी मुजरिम की तरह पेश किया। वो भी डर के मारे कांप रही थी। उसने बताया कि वो वहाँ किसी से मिलने नहीं बल्कि एक नौकरी की तलाश में गई थी, जिसके बारे में बताया जा रहा था कि सैलरी बहुत ही ज्यादा है। मेरी बहन मेरी मदद करना चाहती थी, मेरा बोझ कम करना चाहती थी, इसलिए उसने ये कदम उठाया। वो जानती थी कि मैं इस होटल में पहले से ही जॉब करता हूँ,
इसलिए उसे यहाँ के लोगों पर भरोसा भी था, क्योंकि मैं घर में अपने बॉस, अपने मैनेजमेंट की हमेशा तारीफ किया करता था। वो मुझे बिना बताए अपनी जॉब का सरप्राइज देना चाहती थी, मगर मेरी बहन को शायद इस जालिम जमाने का नहीं पता था। ये जरूरी नहीं है कि हर अच्छा नजर आने वाला इंसान अंदर से भी अच्छा हो, उसके कई रंग हो सकते हैं। हम सब शुक्रगुजार थे कि मेरी बहन एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। मैंने अमित और उसके दोस्त और सिक्योरिटी गार्ड से दोबारा बात की कि इस तहखाने को पुलिस की मदद से उन गुनाहों और बुराइयों का अड्डा बनने से रोका जाए जो ना निकलने वाली दलदल की तरह होती है। मगर वो मुझसे यही कहकर मुझे खामोश करवा देते कि इस देश का इंसाफ भी बिका हुआ है। अगर तुम ये कोशिश करोगे तो अपनी भी जान से जाओगे। जो हुआ उसे भूल जाओ। मगर मैं आज तक उस हसीना का चेहरा नहीं भुला सका जिसे मैंने पहले दिन उस होटल के दरवाजे से अंदर आता देखा था। मैं अपनी बहन की इज्जत बचाने में तो कामयाब हो गया, मगर अपनी मोहब्बत हार कर हमेशा के लिए खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ। और आज भी मैं खुद को उस लड़की का मुजरिम समझता हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी और क्या कहना है आपका?